हाय गाइस, एफआर के एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मुझे क्वेरीज आ रही हैं। क्वेरी ये है कि सर कौन सा डिस्काउंटिंग रेट यूज करना चाहिए, स्पेशली जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन होता है और लीजेस के अंदर भी जब मॉडिफिकेशंस होते हैं या रीमेजरमेंट होते हैं तो कंफ्यूजन होता है सर कि ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट लेना है या फिर रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लेना है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा समरी दे दूंगा, प्लस ये जो शीट है ये भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिन कमेंट कर दूंगा। सबसे पहले अगर बात करें ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट आपको कब यूज करना चाहिए एज फार एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो बच्चों नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब जहां इक्विटी कंपोनेंट नहीं होता है, सिर्फ प्योर लायबिलिटी होती है, और अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, लोन टर्म बदल गया, रीपेमेंट टर्म्स बदल गए, तो उसमें यह पता करने के लिए कि भाई मॉडिफिकेशन हो रहा है या एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है, मतलब वो 10% टेस्ट जब आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम पर बच्चों आपको ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है, जस्ट टू फाइंड आउट कि आपको कौन सी अकाउंटिंग आगे फर्दर करनी है। ठीक है, तो आगे फर्दर कौन सी अकाउंटिंग करनी है यह फाइंड आउट करने के लिए आपको ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करना होता है। ठीक है, जब ये फाइंड आउट हो जाता है कि कौन सी अकाउंटिंग यूज करनी है, उसके बाद चाहे आप एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो तो भी आपको न्यू डिस्काउंटिंग रेट, रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट आपको करना पड़ता है, अगर रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो। कई बार ऐसा होता है कि रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, न्यू डिस्काउंटिंग रेट आपको गिवन नहीं होता, तो फिर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। इट इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लोज शुड बी इक्वल टू द करंट न्यू लोन। मतलब जो भी आपका लोन का आज का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है आप उसको न्यू लोन मान लेते हो, और जो भी आपके नए टर्म्स डिसाइड हुए हैं उन नए टर्म्स की प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पर आज के करंट न्यू लोन की वैल्यू होगी, उस न्यू डिस्काउंटिंग रेट को आपको रिवाइज ईआरआई के रूप में निकालना पड़ता है। अब आप निकालोगे चाहे क्वेश्चन में दिया होगा, अल्टीमेटली वो होगा आपका रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, दूसरा, इवन दो अगर आपका मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग आप कर रहे हो, आपने ये डिसाइड ऑलरेडी कर लिया है, तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहां पर भी आपको रिवाइज्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो दिया होगा या तो आपको निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया। डन। एक और बात, अब रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट एक और जगह यूज होता है, अर्ली रिडम्पशन ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन जहां पर इक्विटी कंपोनेंट और फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट है, चलते जा रहे तीसरे चौथे साल बाद कुछ रीपेमेंट, अर्ली रीपेमेंट का एक ऑप्शन आ गया, हमने डिबेंचर होल्डर्स को बोल दिया तुम चाहो तो आज ही हमसे ले लो, और आज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया है, तो बेटा अर्ली रिडम्पशन वाले क्वेश्चंस में, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अर्ली रिडम्पशन वाले क्वेश्चंस में जब आप रिकैलकुलेट करते हो फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी, तो आपको नए डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से रिकैलकुलेट करना होता है, यहां आपको मार्केट रेट दिया होता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं स्टाफ लोन के मॉडिफिकेशन की। स्टाफ लोन में अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है कि भाई अब मैं लेट पेमेंट करूंगा या मैं अर्ली रीपेमेंट करूंगा, तो वहां पर आपको टू कैलकुलेट द रिवाइज्ड फाइनेंशियल एसेट, आपको रिवाइज फाइनेंशियल एसेट कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट नहीं है तो। मतलब सर अगर रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट है तो प्रायोरिटी उसको देनी है, हाँ जी, रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट है तो प्रायोरिटी उसको देनी है, अदरवाइज आपको ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है। तो अगर शॉर्ट में बात करें, पूरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मॉडिफिकेशन की बात करें, तो ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट मतलब ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट सिर्फ मोटा मोटी एक ही जगह यूज होता है, वो है टू चेक इज इट अ मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग और एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। वो 10% टेस्ट चेक करने के लिए आपको 100% ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करना होता है, बाकी हर जगह आपको न्यू डिस्काउंटिंग रेट यूज करना होता है या तो निकालना होता है। फाइनेंशियल एसेट के मॉडिफिकेशन में न्यू नहीं दिया हुआ तो आपको फिर ओल्ड ही कंटिन्यू करना होता है, यहां आपको रिवाइज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं 116 लीजेस की। 116 लीजेस में आपको रिवाइज कब यूज करना होता है और ओरिजिनल कब यूज करना होता है। सबसे पहले तो यहां पर भी हम जनरल केसेस की बात नहीं करेंगे, यहां पर बात करेंगे मॉडिफिकेशंस की या फिर रीमेजरमेंट्स की। अब देखिए रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी दोनों जगह पर आ रहा है, पर अगर लीज लायबिलिटी को आप रीमेजर कर रहे हो बिकॉज ऑफ मार्केट रिलेटेड चेंजेस, मतलब इंडेक्स बदल गया इसलिए रेट बदल गया, इंटरेस्ट रेट बदल गया इसीलिए आपका लीज लायबिलिटी बदल रही है, लीज पेमेंट बदल रहा है, तो लीज पेमेंट में चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इंडेक्स, रेट, जीआरवी
और इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मार्केट रिलेटेड चेंजेस हैं, इसीलिए हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए न्यू डिस्काउंटिंग रेट यूज करने की, हम पुराना वाला ही यूज करेंगे, हम ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट ही यूज करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? जबकि अगर रीमेजरमेंट हो रहा है लीज लायबिलिटी में ड्यू टू नॉन मार्केट रिलेटेड चेंजेस, जैसे कि लीज टर्म में बदलाव कर दिया, पहले रिन्यूअल ऑप्शन लिया नहीं था अब ले रहे हैं, या पहले लिया था अब नहीं ले रहे हैं, पहले परचेज प्राइस ऑप्शन नहीं लिया था अब ले रहे हैं, तो ये चेंजेस कहीं ना कहीं डेलिबरेटली हमने खुद से किए हैं, तो रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी करते वक्त आप रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट यूज करोगे। ठीक है, बात करते मॉडिफिकेशंस की। लीज मॉडिफिकेशंस में क्या होगा? तो बेटा मॉडिफिकेशंस के सारे केसेस में आपको रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट ही यूज करना है, एक्सेप्ट एक जगह पर। कौन सी जगह पर? जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो ड्यू टू डिक्रीज इन लीज टर्म, जब आपका लीज टर्म डिक्रीज होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, जब आपका लीज टर्म डिक्रीज होता है ना, तो डिक्रीज इन लीज टर्म में व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक्चुअल में सबसे पहले आरओयू को भी डिक्रीज करना पड़ता है प्रोपोर्शनेटली, और लीज लायबिलिटी को डिक्रीज करना पड़ता है क्योंकि लीज टर्म कम हुआ है तो लीज लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जब आप लीज लायबिलिटी को डिक्रीज करते हो तो उस टाइम पे ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हो, सो दैट आप ये वाली एंट्री कर सके। एक बार ये एंट्री हो जाती है तो आप लीज लायबिलिटी को वापस से रीमेजर करते हो न्यू डिस्काउंटिंग रेट पर। तो बस मैं वही बताना चाह रहा हूं कि मॉडिफिकेशंस के सारी जगह पर आपको न्यू डिस्काउंटिंग रेट ही यूज करना है, बस एक जगह ऐसी है जहां पर आप डिक्रीज इन लीज टर्म हो रहा है, तो लीज टर्म डिक्रीज जब हो रहा है तो फर्स्ट यूज द ओरिजिनल रेट टू कैलकुलेट द डिक्रीज लीज लायबिलिटी एंड टू पास दिस जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री पास करने के लिए, डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी निकालने के लिए आप ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हो। ये एक बार हो गया, वंस दिस इज डन, तो आपको वापस से रीमेजर करना पड़ता है लीज लायबिलिटी विद द न्यू डिस्काउंटिंग रेट। तो मॉडिफिकेशन में बस आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक जगह आपको ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ता है, डिक्रीज इन लीज टर्म में। उसके लास्ट एक पॉइंट और है समरी, लास्ट एक पॉइंट और है मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच और फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। जब आप इंड AS 116 पहली बार अप्लाई करते हो तो ट्रांजिशन अप्रोच में भी आपको डिस्काउंटिंग रेट लेने पड़ते हैं। तो अगर आप उसमें दो ऑप्शन आपको दिए गए, फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच और मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। अगर आप मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो आपको डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ता है इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ इंड AS 116। जिस दिन से आप 116 अप्लाई करोगे उस दिन का आपको डिस्काउंटिंग रेट लेना है, मतलब नया वाला डिस्काउंटिंग रेट लेना है। पर फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के अंदर जब आप पहली बार इंड AS 116 अप्लाई कर रहे हो तो डिस्काउंटिंग रेट आपको इस दिन का नहीं, जिस दिन आपने 116 अप्लाई किया है, आपको डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ता है लीज कमेंसमेंट डेट का, पुराना वाला लीज कमेंसमेंट डेट वाला आपको डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ता है। दैट्स ऑल। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस डिस्काउंटिंग रेट की अप्रोच के अंदर। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ये शीट भी मैं इस वीडियो के साथ डाल रहा हूं। अब मेरा एक सेकंड वीडियो भी आएगा, जस्ट थोड़ी देर में ही आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड समरी ऑफ डिस्काउंटिंग रेट्स। डिस्काउंटिंग रेट्स अलग अलग इंड AS में कहां कहां कौन कौन से कैसे कैसे यूज होते हैं, वो मैं पूरे यहां पर समरी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, और वो आपको मिलने वाली है जस्ट इसके बाद के वीडियो में। चलिए गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। FR का पेपर है, फोड़ के आना, बहुत अच्छे से जाएगा, टेंशन मत लो। पेपर एवरेज आएगा, टफ नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।